जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम टॉप 30 क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सेलेक्टिव सीरीज, जहां आपको थंबनेल में ही दिख गया होगा भैया सवाल वही जो एग्जाम में आए। यानी 30 क्वेश्चन डेली आपको ऐसे मिलेंगे जो कि सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो सिलेक्शन कराने में आपकी बिल्कुल पूरी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, टफेस्ट क्वेश्चन के जो अलग अलग पैटर्न होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको इन सीरीज में देखने को मिलेगी। और आज से 2 दिन बाद आपको प्रॉपर 10 प्रैक्टिस सेट हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल हो जाएंगे मॉक टेस्ट के रूप में। सो अभी भी टाइम है, लेट मत करिए, जितना डिले करेंगे उतना ज़्यादा आप लोग का टाइम लॉस होगा साथियों। नोट्स तो सारी अवेलेबल करा दी हमने टेलीग्राम में, 10 यूनिट तक की, सिर्फ गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बची, वो भी शाम तक या कल तक अवेलेबल हो जाएंगे। और यूनिट 10 के कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं, ठीक है, टेस्ट एंड मेजरमेंट के। सो थ्योरी क्लासेस भी एज इट इज चलती रहेंगी, उसको कंटिन्यू करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, लेट नहीं करेंगे। जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, इसी को चलिए थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, जूम इन। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है? ट्रायल एंड एरर लर्निंग इज आल्सो नोन एज, ठीक है, विजिबल है मार्क, यस, ठीक है। ट्रायल एंड एरर लर्निंग को और किस नाम से जाना जाता है भैया? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग, संगठित अधिगम, सेल्फ लर्निंग, स्व अध्ययन, इंस्टिंक्टिव लर्निंग, सहज अधिगम, या फिर अनौपचारिक अधिगम, इनफॉर्मल लर्निंग। ठीक है, ट्रायल और एरर लर्निंग को और हम किस नाम से जानते हैं भैया? चलो फटाफट से बताएंगे क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल, सेल्फ लर्निंग के नाम से भी हम जानते हैं किसको भैया? ट्रायल एंड एरर का जो सिद्धांत है या लर्निंग है, मतलब गलतियां करके सीखना, ट्रायल करना, फिर गलती करना, फिर सीखना, इसी को तो हम स्व अध्ययन कहते हैं, खुद से सीखा हुआ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया? टर्मिनोलॉजी डायमंड इज रिलेटेड टू, ठीक है, स्पोर्ट्स एंड गेम से रिलेटेड क्वेश्चन है और मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है भैया, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायमंड शब्द किस खेल से संबंधित है? ठीक है, बेसिकली ये ग्राउंड के आकार से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। हैंडबॉल, फुटबॉल, टेनिस, बेसबॉल, क्या होगा सही जवाब? फटाफट से आंसर आने चाहिए, ऑप्शन आपके सामने है। देखो, हैंडबॉल का आकार तो रेक्टेंगुलर होता है, फुटबॉल का भी रेक्टेंगुलर होता है, टेनिस का भी रेक्टेंगुलर होता है। बेसबॉल एक ऐसा स्पोर्ट्स इवेंट है, एक ऐसा गेम है जिसके मैदान का शेप या आकार की बात करें भैया तो ये डायमंड के आकार का होता है, इसलिए डायमंड टर्मिनोलॉजी जो यूज होगी आपकी बेसबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन डी के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राइडर कप इज रिलेटेड टू। देखो, जितने भी सवाल यहाँ पे टॉप 30 क्वेश्चन आपके सामने भैया, ये मोस्टली एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं और रिपीटेबल सवाल हैं, ज्यादा से ज्यादा रिपीट होते हैं आपके किसी भी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम में। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से है, हॉकी से है, लॉन टेनिस, या फिर फुटबॉल से? क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताएंगे। राइडर कप इज रिलेटेड टू विच गेम? बिल्कुल, ऑप्शन ए के साथ अगर आप गए गोल्फ के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? अडेप्टेशन टू ट्रेनिंग लोड एट हाई एल्टीट्यूड इज नोन एज। ठीक है, ऊंचाई पर प्रशिक्षण भार के अनुकूलन को क्या कहा जाता है भैया? ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पर जब प्रशिक्षण का भार होता है उसका जो एडेप्टेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? सुपर कंपनसेशन कहते हैं, ठीक है, एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं, या फिर थर्मो रेगुलेशन ताप नियंत्रण, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन? बताओ भैया क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का? बिल्कुल ऑप्शन बी, एक्लिमेटाइजेशन। ठीक है, एक्लिमेटाइजेशन, ऊंचाई पर प्रशिक्षण भार के अनुकूलन को, एडेप्टेशन को हम क्या कहते हैं और क्या कहा जा सकता है भैया? एक्लिमेटाइजेशन भी कहा जा सकता है। ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 5वां सवाल क्या कह रहा है आपसे? लैक्टिक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लैक्टिक एसिड से आपको 100% एक क्वेश्चन एलटी ग्रेड के एग्जाम में, यूपी टीजीटी के एग्जाम में और ईएमआरएस के एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, लैक्टिक अम्ल
किसका अंतिम उत्पाद है, ठीक है, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस का, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस का, ऑक्सीडेटिव सिस्टम का, या फिर ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी का भैया। ठीक है, पांचवा प्रश्न क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है भैया, लैक्टिक एसिड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, छठवां सवाल आपसे क्या कह रहा है, देखिए, हाइपोग्लाइसेमिया, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हाइपोग्लाइसेमिया इज अ कंडीशन इन विच द बॉडी हैज अ लो लेवल ऑफ, हाइपोग्लाइसेमिया वह स्थिति है जिसमें शरीर में किस चीज का स्तर कम हो जाता है। जब हाइपोग्लाइसेमिया होती है तो बॉडी में किस चीज का लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, ग्लूकोज का कम होगा, बॉडी फ्लूइड का कम होगा, या फिर कोलेस्ट्रॉल का कम होगा। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट में सभी के आंसर आने चाहिए, क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल हाइपोग्लाइसेमिया वह स्थिति है जिसमें शरीर में किसका स्तर कम हो जाता है, हाइपोग्लाइसेमिया, बिल्कुल ऑप्शन बी ग्लूकोज। ठीक है, जब ग्लूकोज का लेवल आपकी बॉडी में कम होगा, उसका स्तर कम होगा, तो कौन सी स्थिति हो जाएगी भैया, हाइपोग्लाइसेमिया की सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। सातवां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 7, मैच द टर्म्स ऑफ द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, मिलान करना है, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं ताकि आपको कोड्स भी विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, एक तरफ आपके एनाबोलिक स्टेरॉइड्स है, बीटा ब्लॉकर्स है, डायरेटिक्स और नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, यानी डोपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा आपका ये। दूसरी तरफ कौन कौन सी चीजें इससे मैच करती हैं, एटेनोलोल, कोडिन, एनाड्रोल और मेटोलेजोन। ठीक है, चलिए क्या किसका सही मैच होगा, एनाबोलिक स्टेरॉइड की बात करेंगे तो एनाबोलिक स्टेरॉइड आपका इसमें से कौन है भैया, ये है आपका एनाड्रोल। ठीक है, एनाड्रोल जो है वो एक एनाबोलिक स्टेरॉइड है। फिर बीटा ब्लॉकर्स की अगर हम बात करेंगे तो बीटा ब्लॉकर्स में आपके आ जाते हैं एटेनोलोल, और डायरेटिक्स की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका आ जाता है ऑप्शन 4 वाला, इसका करेक्ट मैच हो जाएगा डायरेटिक्स में। ठीक है, मेटोलेजोन और नार्कोटिक एजेंसीज की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपकी आ जाएंगी कौन सी, कोडीन। ठीक है, ओके, सो इसके सराउंडिंग जाएंगे तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 8, आठवां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 8, द थिकेस्ट सेक्शन ऑफ द हार्ट वॉल इज कॉल्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हृदय की जो दीवार का सबसे मोटा वाला भाग कौन सा होता है, ठीक है, थिकेस्ट वॉल कह सकते हैं या लेयर भी आप कह सकते हो। मतलब एक हिसाब से देखो, हृदय जो होता है ना, हृदय का जो एक हिस्सा ऐसा होता है जिसकी जो मसल्स होती हैं वो ज़्यादा थिक होती हैं, दीवार जो होती है वो कौन सी होती है, या वो हृदय का वो पार्ट बड़ा होता है, वो लेफ्ट साइड पे ही होता है। ठीक है, तो बताओ फटाफट से, पेरिकार्डियम होगा, एंडोकार्डियम होगा, मायोकार्डियम या फिर एपिथेलियम, क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ अगर आप गए हैं मायोकार्डियम, तो मायोकार्डियम क्या है भैया, सबसे मोटा भाग हृदय का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बीच वाली लेयर होती है, हार्ट की 3 लेयर्स होती है ना, लास्ट वाली एंडोकार्डियम हो गई, तो बीच वाली होती है जो मायोकार्डियम होती है, यही सबसे थिकेस्ट लेयर भी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। अनदर वही क्वेश्चन, मैक्सिमम रिपीटेबल क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस इज डिजीज अकर्स इन, ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो है शरीर के किस भाग में होता है, मसल्स में होता है, नर्व्स में होता है, तंत्रिकाओं में, रक्त में, ब्लड में, या फिर हड्डियों में। अब यहीं से आंसर निकाल सकते हो, ऑस्टियो। अब ऑस्टियो से क्या बना भैया, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन करता है, बोन्स का अध्ययन करता है, तो ये किस चीज का विकार होगा भैया, हमारी बोन्स का विकार हो जाएगा।
हड्डियां कैसी हो जाती हैं, खोखली हो जाती है, अंदर से थोड़े छोटे छोटे छेद टाइप के हो जाते हैं, इसकी वजह से फ्रैक्चर जैसी और भी बहुत बड़ी बेकार सी स्थिति होती है, ठीक है। सो ऑस्टियोपोरोसिस शरीर के किस भाग में होता है, बोन से रिलेटेड एक रोग है, एक डिजीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग, ये भी सवाल कई बार आया है। निम्नलिखित में से कौन से अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तर होते हैं, नॉलेज ज्ञान, बोध और समझ कॉम्प्रिहेंशन, एटीट्यूड रवैया या दृष्टिकोण, या फिर अप्रिशिएशंस, ठीक है। क्या होगा करेक्ट आंसर, इन कोड्स के हिसाब से आपको बताना, नीचे कोड्स दे रखे हैं, कोड्स के सराउंडिंग आपको आंसर देना है भैया। क्या होगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन सी, यानी नॉलेज भी चाहिए और बोध, ज्ञान और बोध, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 और 11वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया, द एचिलीज टेंडन मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम। एचिलीज टेंडन एक ऐसा शब्द है जो एलटी ग्रेड, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, ये पॉइंट आपको अक्सर देखने को मिलेगा, ठीक है। एचिलीज टेंडन इज द टेपरिंग पार्ट ऑफ, एड़ी की एचिलीज टेंडन मांसपेशी का पतला भाग कौन सा है या संकुचित भाग कौन सा है भैया, ग्लूटियस मैक्सिमस में, मतलब एचिलीज टेंडन किस में होती है, जो पतला भाग होता है किस में होती है, ग्लूटियस मैक्सिमम में, क्वाड्रिसेप्स में, गैस्ट्रोनीमियस में, या फिर हैमस्ट्रिंग में, बताओ भैया क्या होगा करेक्ट आंसर। एचिलीज टेंडन एड़ी के भाग में होती है ना ये, तो एड़ी के भाग में जाओगे तो गैस्ट्रोनीमियस मिलेगी आपको मसल, है ना। ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लेटो इज नोन एज द फादर ऑफ, प्लेटो को किस दर्शन का जनक कहा जाता है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऑप्शन नीचे दिखाते हैं भी, प्लेटो को किस दर्शन का जनक कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं इधर, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म या ह्यूमनिज्म, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद या मानवतावाद, किसकी बात हो रही है, प्लेटो भैया। प्लेटो किसके जनक माने जाते हैं, किस दर्शन के जनक माने जाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी आइडियलिज्म के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, कहां भाग गया भाई, आओ, 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज इज कॉल्ड, ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए तो क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी, अस्थमा हो जाएगा, ठीक है, या फिर हाइपोक्सिया हो जाएगा, या हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। अभी पीछे पढ़ा था हाइपोग्लाइसेमिया से क्या होता है भैया, कौन सा लेवल कम हो जाता है, ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है, तब हाइपोग्लाइसेमिया की स्थिति होती है। तो ऑक्सीजन की कमी जब टिश्यूज में होगा तो क्या होगा, क्या होगा, वो कंडीशन आपकी हाइपोक्सिया कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, हाइपोक्सिया कहलाती है। जैसे ज्यादा ठंडे पानी में अगर आपको डुबो दिया जाए तो आपके टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डाउन हो जाएगा, ठीक है। कमांडो वगैरह की ट्रेनिंग में कराई जाती है अक्सर, एकदम ठंडे बर्फ के पानी में डाल दिया था फिर निकाला आता है, ज्यादा देर छोड़ दिया है तो उनकी टिश्यू से पूरा ऑक्सीजन लेवल है उड़ जाएगा, बॉडी अकड़ जाएगी, कहानी खत्म, राम नाम सत्य हो जाएगा, चलने फिरने की हालत में ही नहीं रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा और छोटा, चलो भाई, क्या कह रहा है, द नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 1984, पहली बात तो एक चीज जानो कि 1984 में पहली बार राष्ट्रीय खेल नीति बनी, ठीक है। फिर उसको रिवाइज किया गया 2002 में, प्रोमिसेस 2, यानी राष्ट्रीय खेल नीति 1984 जो संशोधित 2002 में, उसका उद्देश्य क्या है भैया, ठीक है, शारीरिक शिक्षा को शिक्षा पाठ्यक्रम के साथ एकीकृत करना, इंटीग्रेट स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन विद द एजुकेशन करिकुलम, खेल और शारीरिक शिक्षा को शिक्षा के पाठ्यक्रम के साथ एकीकृत कर देना, या फिर मेक फिजिकल एजुकेशन एज एग्जामिनेशन सब्जेक्ट, शारीरिक शिक्षा को परीक्षा का विषय बना देना, ये उद्देश्य किया था उन्होंने। इंट्रोड्यूस स्पोर्ट्स एज कंपलसरी फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स, यानी विद्यालय और महाविद्यालय के छात्रों के लिए खेलों को अनिवार्य रूप से बना दिया गया। या फिर प्रोवाइड फिजिकल एजुकेशन टीचर फॉर एवरी स्कूल इन द कंट्री, देश के प्रत्येक विद्यालय में शारीरिक शिक्षा
कि शिक्षक को प्रदान करना। 2002 में जो संशोधित हुई इसका मेन उद्देश्य क्या था भैया? क्या था? बिल्कुल, खेल और शारीरिक शिक्षा को शिक्षा पाठ्यक्रम के साथ एकीकृत कर देना, उसके साथ मर्ज करना, फिजिकल एजुकेशन को भी पढ़ाया जा सके ताकि स्कूल और कॉलेजेस के अंदर। सो ऑप्शन ए के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए अभी जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 वाली, अब उसमें अगर फिजिकल एजुकेशन लोगे तो वो एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट भी हो गया है, और हर एक स्कूल के अंदर, चाहे वो प्राइमरी होगा तो उसमें भी एक फिजिकल एजुकेशन टीचर कंपलसरी है, जूनियर होगा उसमें भी होगा, ठीक है, इंटर कॉलेज होगा उसमें भी होगा, हाई स्कूल होगा उसमें भी होगा। लेकिन है क्या भैया, ये भारत है, क्या किया जाए तो फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी नहीं आती है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पोस्ट हॉक एनालिसिस, ठीक है, इज डन व्हेन, जो पोस्ट हॉक विश्लेषण है वो कब किया जाता है? ए सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप इज फाउंड बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, विभिन्न समूहों के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध पाया जाता है तब किया जाता है, या फिर ए नॉन सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप फाउंड बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, विभिन्न समूहों के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध ना हो तब किया जाता है, या ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस इज फाउंड बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, विभिन्न समूहों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है तब हम पोस्ट हॉक विश्लेषण करते हैं, या अ नॉन सिग्निफिकेंस डिफरेंस इज फाउंड बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, विभिन्न समूहों के बीच जब कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया जाता है तब पोस्ट हॉक का विश्लेषण किया जाता है। बताओ भैया, ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं कि विभिन्न ग्रुप समूहों के बीच जब एक महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है तब हम कैसा विश्लेषण करते हैं भैया? एनालिसिस करते हैं, पोस्ट हॉक एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16, कंडीशंस रिस्पॉन्ड थ्योरी वॉज पुट फॉरवर्ड बाय। कंडीशंस रिस्पॉन्स थ्योरी किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। थॉर्नडाइक, पावलोव, जंग के द्वारा, या फिर सिगमंड फ्राइड के द्वारा? बताओ भैया क्या होगा करेक्ट आंसर? कंडीशंस रिस्पॉन्स थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? बिल्कुल ऑप्शन बी, मिस्टर पावलोव के द्वारा। ठीक है, पावलोव ने कंडीशंस रिस्पॉन्स थ्योरी दी थी भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कॉग्निटिव लर्निंग इज आल्सो कॉल्ड, ठीक है, संज्ञानात्मक अधिगम को और हम किस नाम से जानते हैं या और क्या कहते हैं उसको? मेंटल लर्निंग भी कहते हैं भैया, मानसिक अधिगम, मोटर लर्निंग गतिशील अधिगम, अफेक्टिव लर्निंग भावनात्मक अधिगम, या फिर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। चलो बताओ भैया फटाफट से, संज्ञानात्मक अधिगम, कॉग्निटिव लर्निंग को और हम क्या कह सकते हैं? बिल्कुल मेंटल लर्निंग भी हम इसको कह सकते हैं, मानसिक अधिगम भी हम इसको कहते हैं। ऑप्शन ए के साथ अगर आप गए हैं तो भैया आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिलर वॉल वॉली टेस्ट इज यूज्ड इन, टेस्ट एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन है आपका। जो मिलर वॉल वॉली परीक्षण है या टेस्ट है उसका उपयोग किस खेल में किया जाता है? बेसिकली ये टेस्ट किस खेल में यूज करते हैं हम? वॉलीबॉल में, हॉकी में, टेनिस में, या फिर बैडमिंटन में? बताओ भैया, मिलर वॉल वॉली टेस्ट। देखो कंफ्यूजन तो सीधी सी होगी, वॉल वॉली है तो हॉकी तो होगा नहीं, क्योंकि वॉली का शब्द इस गेम में तो नहीं आता। अब फंस गए किसमें? एक तो वॉलीबॉल यहां लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में अधिकतर लोग, मैक्सिमम लोग क्या लगा के आते हैं? वॉलीबॉल, जबकि ये गलत आंसर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बैडमिंटन। ध्यान रखिएगा, मिलर का नाम जहां आएगा वहां बैडमिंटन से आपको रिलेट करना है। मिलर वॉल वॉली टेस्ट जो यूज होता है भैया वो बैडमिंटन के लिए यूज होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, 19वां प्रश्न आपसे कह रहा है हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, यानी जो हमारी थायराइड ग्रंथि है उसमें से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? कैल्सीटोनिन होता है, मेलाटोनिन होता है, थायरॉक्सिन होता है, या फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं? और ऑप्शंस आपके ये इधर दे रखे हैं भैया कोर्स में, यहां से आंसर देने हैं आपको। एक से अधिक आंसर होगा इसका। क्या होगा करेक्ट आंसर भैया? तो थायराइड ग्लैंड से तो थायरॉक्सिन तो निकलता है भाई, ये तो करेक्ट है। दूसरा कौन सा निकलता है इन तीनों में से? वो है आपका कौन सा भैया? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी तीसरा और चौथा वाला करेक्ट होगा। सो ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थायरॉक्सिन और थायराइड उत्तेजक हार्मोन ये दोनों
निकलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 20वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, सैजिटल प्लेन डिवाइड्स। ठीक है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सैजिटल प्लेन हो प्लेन डिवाइड्स बॉडी इनटू 2 पार्ट्स एज। जो सैजिटल प्लेन है वो शरीर को किन 2 भागों में विभाजित करता है या काटता है, राइट टू लेफ्ट काटता है, फ्रंट टू बैक, अपर एंड लोअर, नन ऑफ दीज। दाएं और बायां, सामने और पीछे, ऊपरी और निचला, या इनमें से कोई भी नहीं। 20वां प्रश्न है भैया, सैजिटल प्लेन जो होता है वो बॉडी को हमेशा कैसे काटेगा, 20 से ऐसे डिवाइड करेगा, एक हिस्सा राइट जाएगा, एक हिस्सा लेफ्ट जाएगा, यानी राइट टू लेफ्ट में कट करने का काम करता है। सपोज दैट ये एक बॉडी है, ठीक है, थोड़ी सी और चौड़ी कर देते हैं, तो ये 20 से डिवाइड होगा, एक हिस्सा लेफ्ट, एक हिस्सा राइट में। ठीक है, तो सैजिटल प्लेन हमेशा आपकी बॉडी को लेफ्ट और राइट के हिस्से में डिवाइड करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट 21वां देखो, इंपॉर्टेंट, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, लिगामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। आ जाओ भैया। अब ऊपर आपके अलग अलग लिगामेंट्स दे रखे हैं, वो लिगामेंट्स किस बॉडी के पार्ट में होते हैं। लिगामेंट क्या काम करते हैं भैया, बोन टू बोन कनेक्टिविटी करते हैं। टेंडन क्या करता है, बोन टू मसल कनेक्टिविटी करता है। तो यहाँ बात हो रही है लिगामेंट्स की, तो जॉइंट्स में जो कनेक्टिविटी होती है उनको सहारा देके उनको गतिशील बनाने में लिगामेंट्स हेल्प करते हैं। इन ये लिगामेंट किन बॉडी से कनेक्ट होते हैं ये आपको बताना है। जैसे पेरियोडोंटल लिगामेंट है पहला, ठीक है, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, और सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट है, और रेडियल कोलेटरल लिगामेंट है, और नी, पेल्विक, हेड एंड नेक और रिस्ट। ठीक है, चलो फटाफट से बताएंगे। पोस्टीरियर लिगामेंट जो है वो कहाँ पर होता है भैया, पोस्टीरियर लिगामेंट आपका हेड और नेक से रिलेटेड है। ठीक है, तो फर्स्ट का थर्ड किस में दे रखा है, ए का थर्ड सिर्फ एक में दे रखा है। लो भैया, ऑप्शन ए वाला तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी का देख लेते हैं। सो बी का फर्स्ट है, और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की बात करेंगे तो ये आपका घुटने में होता है। ठीक है, फिर सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका पेल्विस में आ जाएगा। ओके, फिर रेडियल कोलेटरल की बात करेंगे तो रेडियल से ही आप समझ जाइए, रेडियल, रेडियस और अल्ना कहाँ होती है हमारी, रेडियस अल्ना, रेडियस और अल्ना ये रिस्ट के साथ कनेक्ट है कहीं ना कहीं आगे, तो यहीं पर इससे भी ऐसे भी आप डिकोड कर सकते थे। तो इन मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आपको कम से कम मल्टीग्रेड में 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इनको डिकोड करना इसी तरीके से, 1-2 आंसर अगर आपको पता है ना तो थोड़ा सा समय देकर ध्यान से करेंगे तो बहुत आराम से, बहुत प्यार से सॉल्व हो जाने वाले हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 22वां प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कह रहा है भैया। 22वां क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट मेजर हाइट इज कॉल्ड। ठीक है, ऊंचाई मापने के लिए यंत्र जो प्रयोग होता है वो क्या होता है, वर्नियर कैलिपर, डायनेमोमीटर, स्टेडियोमीटर या फिर गोनियोमीटर। ठीक है, अब देखो गोनियोमीटर क्या होता है, ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है। पहली चीज पूछा क्या है, हाइट पूछा है, फ्लेक्सिबिलिटी को या रेंज ऑफ जॉइंट भी कह सकते हो आप इसको, या एंगल ऑफ जॉइंट को भी मेजर कर लेता है। ठीक है, अब डायनेमोमीटर की बात हम करेंगे तो डायनेमोमीटर क्या काम करता है भैया, आपकी स्ट्रेंथ नापने का काम करता है, शक्ति ताकत नापने का काम करता है भैया। ठीक है, स्टेडियोमीटर जो होगा वो आपकी हाइट को नापने का काम करता है। ठीक है, स्टेडियोमीटर, ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, क्या कह रहा है, आउटर मोस्ट कवरिंग मसल सेल इज। मांसपेशी कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, 3 परतें होती हैं, अब बाहर सबसे पहली वाली कौन सी होती है, एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम, एपीमाइसियम, सार्कोलेमा। बताओ भैया कौन सी करेक्ट होती है, बिल्कुल सबसे बाहरी जो परत होगी वो कौन सी होती है, एपीमाइसियम। ठीक है, एपीमाइसियम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसको क्या हो गया भाई, ये भी हैंग कर रहा है कि। क्वेश्चन नंबर 24, 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, सन बर्न एंड स्नो बर्न ब्लाइंडनेस अकर्स एट, यानी सन बर्न और स्नो ब्लाइंडनेस किस स्थिति में होती है।
जब आप बहुत ही ठंडे या शीत जलवायु में होते हैं तब, कोल्ड क्लाइमेट में, गर्म जलवायु में, हॉट क्लाइमेट में आप होते हैं तब, हाई एल्टीट्यूड में अधिक ऊंचाई पर, या फिर ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, आर्द्र जलवायु होती है। ठीक है, बताओ भैया। सनबर्न और स्नो ब्लाइंडनेस, ठीक है, कहां पर होती है? जब आप कहां हो? बहुत ही ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पर हो। ठीक है, तो वहां बर्फ भी गिरती है हाई एल्टीट्यूड्स वगैरह पे, और सनबर्न भी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सो 24वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है भैया? 25वां क्वेश्चन, रेड मसल फाइबर्स हैव, लाल मांसपेशी तंतुओं में होता है क्या? हाई एरोबिक कैपेसिटी होती है, ठीक है, उच्च एरोबिक क्षमता यानी ज्यादा ऑक्सीजन इनटेक करने वाली क्षमता, हाई एनारोबिक कैपेसिटी, कम ऑक्सीजन में ज्यादा काम करने वाली क्षमता, ठीक है, मोर कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट होता है, ज्यादा संकुचनशील तत्व होते हैं इनके अंदर, रेड मसल फाइबर्स के अंदर, फिर मोर लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन, इनसे ज्यादा लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होता है, सिक्रीशन होता है। बताओ भैया क्या होगा? रेड मसल फाइबर, देखो रेड मसल फाइबर की बात जब भी आएगी ना तो हमेशा शॉर्ट स्प्रिंट याद रखना, छोटी दूरी की जो दौड़ होती है, ठीक है, छोटी दूरी की जो दौड़ होती है, रेड मसल फाइबर्स, वहां वो तंतु ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, मतलब एक बार में आपको एकदम धुआं कर देना है जाकर के, तो वहां क्या होता है? हाई उच्च एरोबिक क्षमता होती है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन, एक सेकेंड, रेड मसल फाइबर्स, फ्लोटेज, रेड मसल फाइबर्स, शॉर्ट स्प्रिंट, देखो ये तो होती है आपकी कौन सी? हाई एरोबिक कैपेसिटी वाली होती हैं रेड मसल फाइबर, ये तो ध्यान में रखना है। व्हाइट मसल फाइबर होती तो हाई एनारोबिक कैपेसिटी वाली होती। ठीक है, तो हाई एरोबिक कैपेसिटी वाले मसल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अरे यार, आज ये भी ज़्यादा मटेरियल हो गया क्या इसमें? आजा भाई। चलो 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच मसल इज इन्वॉल्व इन आर्म एलिवेशन, भुजा को ऊपर उठाने के लिए कौन सी मांसपेशी सम्मिलित होती है? डेल्टॉइड, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, लैटिसिमस डॉर्सी। डेल्टॉइड कहाँ होती है? आपके शोल्डर में पीछे साइड होती है। ठीक है, बाइसेप्स आपकी ये हो गई, ट्राइसेप्स आपकी ये होगी। अब बताओ इनमें से कौन सी मसल होती है जो आर्म को ऊपर उठाने में हेल्प करती है? कौन सी होती है भैया? क्वेश्चन नंबर 26। जब भी आप ऊपर उठाओगे तो आप देखोगे यहीं पर जोर पड़ रहा है, तो यहाँ कौन सी मसल्स होती है आपकी? डेल्टॉइड होती है। सो ऑप्शन ए के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। डेल्टॉइड कहाँ होती है भैया? कंधे में होती है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27, द टर्म 9 पीनल ऑफेंस इज एसोसिएटेड विथ विच गेम? जो 9 पीनल ऑफेंस है या 9 दंडनीय अपराध है वो किस खेल का शब्द है या टर्मिनोलॉजी है? हॉकी, बास्केटबॉल, सॉकर, फुटबॉल या फिर वॉलीबॉल? बताओ भैया। 9 पीनल ऑफेंसेस किसमें है? बिल्कुल सॉकर, फुटबॉल के अंदर है। सो ऑप्शन सी के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है भैया? इन ह्यूमन बॉडी किडनीज आर लोकेटेड इन, मानव शरीर में जो गुर्दे होते हैं, वृक्क होते हैं, किडनी होती है, वह कहां पर स्थित होती, कहां पर लोकेटेड होती है? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, पश्च उदर भित्ति जिसको बोलते हैं, पीछे की ओर उदर की दीवार पर, या एब्डोमिनल कैविटी उदर गुहा, श्रोणि गुहा पेल्विक कैविटी, या फिर एंटीरियर एब्डोमिनल कैविटी अग्र उदर गुहा सामने की ओर? 28वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भैया? क्या होगा करेक्ट आंसर? कहां स्थित होती है? पीछे की ओर उदर दीवार पर, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पर, पश्च उदर भित्ति। बहुत से लोगों से पूछो किडनी कहां होती है तो ये यहां दिखा देते हैं, बैक साइड पर होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, जो आपकी एब्डोमिनल वॉल होती है, पेट की जो दीवार होती है, उसके बैक साइड पे क्या होती है? हमारी किडनीज होती हैं। पिक्चरों में क्या दिखा था? यहाँ टांका दिखा देता, वो कौवा बिरयानी वाले ना, अबे किडनी निकाल ली, यहाँ दिखाता है। किडनी का ऑपरेशन होगा तो यहाँ टांका नहीं होगा, बैक साइड पे होगा। ठीक है, चलो ऑप्शन ए की बात करेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 29,
29वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द जर्मन कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन द मदर ऑफ ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा है। शारीरिक शिक्षा के जर्मन अवधारणा के अनुसार सभी खेलों और क्रीड़ाओं की जननी कौन है या माँ कौन है, मदर कौन है? स्विमिंग, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स या फिर कॉम्बेटिव्स, लड़ाई झगड़े वाले जो खेल, बॉक्सिंग, जूडो, इस टाइप के। क्या होगा करेक्ट आंसर भैया? बिल्कुल, क्या होगा? जिम्नास्टिक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए हैं तो भैया आप बिल्कुल सही हैं। 30वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है प्यारे भैया? द इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर एंड फ्लो आर इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ। विद्युत गतिविधि, मांसपेशी संकुचन तथा आयतन, दाब और प्रवाह में परिवर्तन का एकीकरण निम्नलिखित में से किसका आंतरिक घटक है? इनमें से किसके आंतरिक घटक हैं ये सब? ठीक है, कार्डियक आउटपुट के हैं भैया, हृदय निर्गम, सिंगल कार्डियक साइकिल के हैं, कार्डियक हाइपरट्रॉफी के हैं या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम के, स्ट्रोक आयतन के हैं। क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का? बिल्कुल सिंगल कार्डियक साइकिल। ठीक है, ये सारे जो घटक हैं आंतरिक घटक किसके? सिंगल कार्डियक साइकिल के। ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल सही हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। 30 क्वेश्चन बोले तो 2 क्वेश्चन और ऐड कर दिए एक्स्ट्रा मैंने। चलो, इन हाइपोक्सिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन हाइपोक्सिया टू लिटिल ऑक्सीजन रीचेस द, ठीक है, हाइपोक्सिया में बहुत कम ऑक्सीजन कहाँ तक पहुँचती है? सबसे कम ऑक्सीजन कहाँ पहुँचती है जब हाइपोक्सिया की स्थिति हो जाए? आपके ब्रेन सेल में, आपके हार्ट में, आपके टिश्यूज में, आपके ऊतक में। पीछे क्वेश्चन में इसका उल्टा हमने डिस्कस किया था, किसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है? बिल्कुल आपके टिश्यूज में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 32, आखिरी सवाल आज का। आजा भाई, आज बोर्ड भी हैंग कर रहा है, आज की सफाई करनी पड़ेगी। चलो, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट क्या है भैया? गलत है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्रीजेस मसल टोन, शक्ति प्रशिक्षण मांसपेशियों के टोन को कम करता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्रीजेस रिस्क ऑफ इंजरीज, शक्ति प्रशिक्षण चोट के जोखिम को कम कर देता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्रीजेस परफॉर्मेंस, शक्ति प्रशिक्षण प्रदर्शन में सुधार करता है। या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्रीजेस मसल मास, शक्ति प्रशिक्षण मांसपेशियों के आकार को बढ़ा देता है। बताओ भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गलत पूछा है इसने। ठीक है, देखो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्रीजेस मसल टोन, बिल्कुल शक्ति प्रशिक्षण आपके मांसपेशियों के टोन को बढ़ाता है, करेक्ट है। ये शक्ति प्रशिक्षण मांसपेशियों के आकार को बढ़ाता है, जब टोन बढ़ेगी तो आकार तो बढ़बे करेगा, है ना। शक्ति प्रशिक्षण प्रदर्शन में भी सुधार करता है, बिल्कुल। जब मसल्स का आकार, टोन बढ़ेगा तो आपकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। तो गलत जो है स्टेटमेंट ये बी वाला, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्रीजेस रिस्क ऑफ इंजरीज। स्ट्रेंथ शक्ति प्रशिक्षण चोट के जोखिम को बढ़ाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन बी यहाँ पर फॉल्स वाला स्टेटमेंट है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब आ जाओ महत्वपूर्ण पॉइंट पे कि आप हमारे टेलीग्राम के साथ कैसे कनेक्ट होंगे ताकि आपको आपकी नोट्स अवेलेबल हो जाए, है ना। और आने वाले जो इंपॉर्टेंट 10 प्रैक्टिस सेट हैं या मॉक टेस्ट आप कह लो, टॉप 120 क्वेश्चंस रहेंगे हर मॉक टेस्ट में फिजिकल एजुकेशन के, बेहतरीन क्वेश्चंस और अच्छा इजी से मॉडरेट लेवल पे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उसमें 2 दिन बाद अवेलेबल हो जाएंगे टेलीग्राम पे, और पूरी नोट्स पड़ी हुई है वहाँ पर LT TGT की, और भी बहुत बेहतरीन स्टडी मटेरियल्स है आप लोगों के लिए। और क्या बोलते हैं, साथ ही हमने और भी चीज़ें अवेलेबल कराई हैं आप लोगों के लिए। फ्लो चार्ट पे भी काफ़ी अच्छी PDFs हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे आपकी स्टडीज़ को। कुछ नहीं करना है, ठीक है, उसके लिए आपको सिंपल सा यहाँ स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिख रहा है भैया, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे क्या करना है, सिर्फ ज्वाइन लिख करके भेजना है। मैसेज लिखोगे व्हाट्सएप पे ज्वाइन, आपको प्रोसेस बता दी जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, नॉमिनल सी फीस है, बहुत नॉमिनल फीस, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें आप एक बार मैसेज तो करके देखिए, आप खुद ही कहोगे सर ऐसा तो किसी ने नहीं किया। ठीक है, सो इस पे ज़रूर संपर्क करिए। तो अगर हमारी क्लास, हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो, अच्छी लगती हो, तो एक चैनल पे अच्छा सा सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा और हमारी वीडियोस को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करिए, अपने सुझाव भी हमको ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।